पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस घर में एक भी औरत नहीं, वहां मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? गिरजा जी की आवाज गुस्से और चिंता से कांप रही थी। पंडित जी ने धीरे से समझाने की कोशिश की। गिरजा जी, लड़का बहुत अच्छा है, घर अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस उसकी माँ कुछ साल पहले गुजर गई, इसलिए घर में औरत नहीं है। तभी पीछे से कठोर आवाज आई। तो क्या हुआ? दहेज तो नहीं मांग रहे ना? ये आवाज थी गिरजा जी के पति दुर्गेश जी की, जो सृष्टि के सौतेले पिता थे। अगर इतना ही डर है तो किसी और घर में शादी कर दो, लेकिन याद रखना, मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। गिरजा जी चुप हो गई। वे जानती थी कि दुर्गेश जी से बहस करना बेकार है। सृष्टि दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सबसे ज्यादा डर उसी बात का था। जिस घर में एक भी औरत नहीं होगी, वहां मैं कैसे रहूंगी? रसोई में सृष्टि चुपचाप काम कर रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन मिष्टी वहां आई। मैं मुस्कुराते हुए बोली, सुना है तेरी शादी उस घर में हो रही है जहाँ चार चार मर्द रहते हैं। फिर हंसते हुए बोली, सोच, पूरा घर मर्दों से भरा होगा और काम करने वाली तू अकेली। सृष्टि चुप रही। मिष्टी को ताने मारने की आदत थी। कुछ दिनों बाद सृष्टि की शादी हो गई। विदाई के बाद वह अपने ससुराल पहुंची। दरवाजे पर जो दृश्य उसने देखा, वे उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। दरवाजे पर उसके ससुर दीनदयाल जी और दोनों देवर हाथ में पूजा की थाली लिए खड़े थे। सब थोड़े घबराए हुए भी थे। दीनदयाल जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहू, हमें ये रस्म ठीक से नहीं आती, लेकिन शायद चावल का कलश पैर से गिराकर अंदर आते हैं। सृष्टि ने हल्की मुस्कान के साथ कलश को पैर से गिराया और अंदर कदम रखा। दोनों देवर खुशी से बोले, वेलकम भाभी। घर फूलों से सजा हुआ था। सत्यम ने गर्व से कहा, भाभी, ये सारी डेकोरेशन हमने खुद की है। शिवम तुरंत बोला, और अब से आप मेरी वीडियो गेम पार्टनर हो। सत्यम बोला, नहीं भाभी, मेरे साथ बाइक राइड पर चलेंगी। सृष्टि थोड़ा असहज हो गई। वे बोली, मुझे थोड़ा आराम करना है, और कमरे में चली गई। अगले दिन सृष्टि जल्दी उठ गई। वे सीधे रसोई में चली गई। उसने सोचा, चार चार मर्द हैं, कम से कम 50 पूड़ियां तो बनानी पड़ेंगी। वे काम शुरू ही कर रही थी कि पीछे से आवाज आई, भाभी, हम मदद करने आए हैं। सृष्टि ने मुड़कर देखा। दोनों देवर खड़े थे। वे चौंक गई। तुम लोगों को खाना बनाना आता है? शिवम हंस पड़ा। माँ के जाने के बाद सब सीखना पड़ा भाभी। सत्यम बोला, पापा ने भेजा है हमें। तीनों मिलकर खाना बनाने लगे। जो काम 3 घंटे में होता, वे 1 घंटे में हो गया। नाश्ते के बाद दीनदयाल जी ने एक छोटा डिब्बा सृष्टि के हाथ में रखा। बहू, ये तुम्हारी सास के कंगन है। सृष्टि चौंक गई। वो चाहती थी कि ये अपनी बहू को खुद पहनाए, लेकिन वो रही नहीं। इसलिए आज मैं उनकी तरफ से ये तुम्हें दे रहा हूँ। सृष्टि की आंखें भर आई। दिन धीरे धीरे बीतने लगे और समय के साथ सृष्टि भी इस घर के लोगों को समझने लगी। पहले जहाँ वह सबसे थोड़ा दूरी बनाकर रहती थी, अब धीरे धीरे उनके मन का डर कम होने लगा था। एक दिन वह रसोई में खड़ी बर्तन धो रही थी। सर्दी का समय था और नल से बेहद ठंडा पानी आ रहा था। ठंडे पानी से उसके हाथ लाल पड़ने लगे थे और हल्की हल्की ठिठुरन भी हो रही थी, लेकिन वे चुपचाप अपना काम करती जा रही थी। तभी दीनदयाल जी रसोई में आए। उन्होंने देखा कि सृष्टि ठंडे पानी में बर्तन धो रही है और उसके हाथ कांप रहे हैं। वे तुरंत बोले, अरे बहू, ये क्या कर रही हो? इतने ठंडे पानी में बर्तन क्यों धो रही हो? सृष्टि हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं पापा जी, मुझे आदत है। दीनदयाल जी ने प्यार से कहा, नहीं बहू, अब ये आदत बदल जाएगी। तुम्हें इस तरह ठंडे पानी में काम करने की जरूरत नहीं है। सृष्टि कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने उसके हाथ से बर्तन ले लिए और बोले, तुम जाओ और आराम करो, बर्तन मैं धोता हूँ। सृष्टि हैरान होकर उन्हें देखती रह गई और सचमुच अगले ही दिन घर में गीजर लगवा दिया गया ताकि उनकी बहू को ठंडे पानी से काम ना करना पड़े। एक दिन सत्यम जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाकर शहर घुमाने ले गया। भाभी, अब तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो। सृष्टि मुस्कुरा दी। उसे पहली बार लगा शायद उसका डर गलत था।
कुछ समय बाद सृष्टि के मायके से उसके भाई की शादी का कार्ड आया। एक दिन सुंदर के साथ वे घर का कुछ सामान लेने के लिए सृष्टि मॉल गई हुई थी। सुंदर थोड़ी देर के लिए किताबों की दुकान की तरफ चला गया और सृष्टि वहीं एक दुकान के सामने खड़ी चीजें देखने लगी। उसी समय सामने से उसकी सौतेली बहन मिष्टी आ गई। मिष्टी ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसकी नजरों में हमेशा की तरह तिरस्कार था। वे हल्की सी हंसी के साथ बोली, अरे वाह, शादी के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वही सिंपल सी साड़ी। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, वे बस चुपचाप खड़ी रही। मिष्टी फिर ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम शादी में तो आओगी ना? पता है, भैया ने मुझे शॉपिंग के लिए पूरे 50,000 रुपए दिए हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो शॉपिंग कहाँ। वे हंसते हुए आगे बोली, और हाँ, अगर पहनने के लिए कुछ ढंग का ना हो तो बता देना, हमेशा की तरह मैं तुम्हें अपने पुराने कपड़ों में से कुछ दे दूंगी। मिष्टी की ये बातें सुनकर सृष्टि का दिल दुख से भर गया। वे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे अपने बचपन की वही दिन याद आने लगे, जब घर में हर नई चीज पहले मिष्टी को मिलती थी और उसके बाद जो बचता वही सृष्टि के हिस्से आता था। लेकिन मिष्टी को ये नहीं पता था कि थोड़ी दूरी पर खड़ा सुंदर उसकी बात सुन रहा था। सुंदर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वे जानता था कि सही जवाब देने का समय अभी नहीं, बल्कि बाद में आएगा। अगले दिन नाश्ता करते समय दीनदयाल जी ने सृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, बहू, आज शाम 5 बजे तैयार रहना, हमें तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए जाना है। सृष्टि थोड़ा चौंक गई और धीरे से बोली, लेकिन पापा जी, मेरे पास तो पहले से ही कपड़े हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। नहीं बहू, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे भाई की शादी है और तुम उसकी बड़ी बहन हो। ऐसे मौके पर नई ड्रेस लेना तो बनता है, इसलिए शाम को तैयार रहना। आज तुम्हारी अच्छी खासी शॉपिंग होने वाली है। शाम को सब उसे एक बड़े मॉल में ले गए। वहां जाकर उन्होंने सृष्टि के लिए 80,000 का लहंगा खरीदा। संस्कार और सुंदर ने ढेर सारे सूट और साड़ियां दिलवाई। सत्यम ने कई सैंडल दिलवा दी। फिर दीनदयाल जी उसे ज्वेलरी शॉप ले गए, गोल्ड और डायमंड के सेट खरीद दिए। सृष्टि घबरा गई। पापा जी, ये सब क्यों? दीनदयाल जी मुस्कुराए, अगर तुम्हारी सास होती तो वो तुम्हें इससे भी ज्यादा देती। घर आकर सुंदर बोला, भाभी, उस दिन मॉल में आपकी बहन आपको ताने दे रही थी, मैंने सब सुन लिया था। सृष्टि हैरान रह गई। आप लोगों को पता था? संस्कार धीरे से बोला, सृष्टि, तुम्हें किसी की उतरन पहनने की जरूरत नहीं, तुम इस घर की बहू ही नहीं, हमारी इज्जत भी हो। सृष्टि की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। उसका गला भर आया। वे धीमी आवाज में बोली, पापा जी, मैं हमेशा सोचती थी कि जिस घर में एक भी औरत नहीं होगी वहां मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं उस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। दीनदयाल जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से सृष्टि के सिर पर हाथ रखा और बोले, बहू, घर को घर बनाने के लिए सिर्फ औरत का होना जरूरी नहीं होता। घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले लोगों के दिल अच्छे हों, और अब तुम आ गई हो तो ये घर सच में पूरा हो गया है। दीनदयाल जी की बात सुनकर सृष्टि की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, सुकून और अपनापन था। उस दिन सृष्टि को समझ आया, कभी कभी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही चीज आगे चलकर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।